हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक मीटिंग लाइफ चैलेंजेस से ही है, स्ट्रेस एंड हेल्थ। इससे पहले ये बता रखा है कि हम सब ने देखा होगा, खुद में भी और अपने दोस्तों में भी, कि हम लोग एग्ज़ामिनेशन टाइम के दौरान या एग्ज़ाम से पहले बीमार पड़ जाते हैं अक्सर। जैसे स्टमक अपसेट्स होते हैं, मतलब पेट खराब होना या बॉडी पेन वगैरह, बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो जाना, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर हो जाना, ये सारी दिक्कतें आती हैं। और ये भी देखा है हमने कि जो लोग खुश नहीं होते अपनी पर्सनल लाइफ्स में, वो ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं और खुश रहते हैं नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी, और थोड़ा हैप्पी गो लकी टाइप होते हैं, जो मतलब खुश रहने वाले लोग और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, जो ज़्यादा सोचते नहीं और ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करते अपना ना दूसरों का अपनी वजह से। क्रॉनिक डेली स्ट्रेस, यानी कि जो रोज़ के हमारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जो स्ट्रेस आती हैं, रोज़ की दिक्कतें, वो इंडिविजुअल का अटेंशन डाइवर्ट कर देती हैं इस चीज़ से कि उसको खुद का भी ख्याल रखना है और अपनी भी केयर करनी है। तो वो अपने ये टेंशन वगैरह के बीच में अपनी केयर करना ही भूल जाता है, अपना ध्यान रखना ही भूल जाता है। और जब स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है, जब प्रोलॉन्ग्ड होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्ट्रेस चलता जा रहा है, या इंसान का कॉन्टीन्यूअस एक्सपोजर हो चुका है स्ट्रेस के प्रति, मतलब बहुत टाइम तक कोई इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंसा हुआ है और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, तो उससे क्या होता है, वो हमारी हेल्थ को ऑब्वियस सी बात है अफेक्ट करता है और नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। क्योंकि जैसे मैंने सामने लिखा भी है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, और अगर स्ट्रेस कम होगा तो बॉडी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और हम ठीक रहेंगे, या तबीयत बहुत ही ज़्यादा, मतलब माइनर, बहुत कम ख़राब होगी या ख़राब होगी भी नहीं। ठीक है। और हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग भी इम्पेयर होने लग जाती है, ख़राब या डिक्रीज़, बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लग जाती है। हमारा माइंड भी थोड़ा उस हिसाब से फंक्शन करने लग जाता है, दिमाग भी ख़राब होने लगता है और हम इंफॉर्मेशन को उतना अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते जब हम स्ट्रेस में होते हैं। जो लोग एग्जॉशन एक्सपीरियंस करते हैं, एग्जॉशन क्या होता है, एग्जॉशन का मतलब वो स्टेट जिसमें कोई इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा है, एक्सट्रीमली टायर्ड, उसका बॉडी माइंड सब कुछ ऐसा हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है, और कभी कभी बिना कुछ करे भी उसे ऐसा लगता है, मैंने लिखा भी है सामने, थका हारा टाइप वो फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो लोग जब एक्सॉजन एक्सॉजन एक्सपीरियंस करते हैं, और एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स, अब एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मतलब इनके साथ, इनको लेकर हम अनअवेयर होते हैं और इनके साथ हम डील नहीं कर पाते, हमें इतना नहीं पता होता कि ये भी दिक्कतें हैं, लेकिन हमारे एटीट्यूड में स्ट्रेस की वजह से ये दिक्कतें आने लग जाती हैं और बाद में वो हमारे बिहेवियर में शो होती हैं कि स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें आई और ये हमारे बिहेवियर पैटर्न्स चेंज हो गए। जैसे मैंने कल बताया था, स्लीपिंग ईटिंग टाइम चेंज हो गया, कम खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे, या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं भर भर के, और सारा जंक फूड खा रहे हैं, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे, क्योंकि हम प्रॉब्लम में हैं, हमारा माइंड स्ट्रेस में है। ठीक है। तो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब इमोशनल दिक्कतें भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, कहीं शेयर नहीं कर पा रहे, कहीं बात नहीं कर पा रहे, हमारा एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वही सारी चीज़ें हैं। जब स्ट्रेस आ रहा होता है हमारे इन्वायरमेंट की डिमांड से, और जब रुकावटें होती हैं, कॉन्स्टेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और सपोर्ट बहुत कम होता है हमारी फैमिली से और फ्रेंड्स से। ठीक है। तो फिज़िकल एग्जॉशन देखा जा सकता है क्रॉनिक फिटीक की तरह, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक हम वीकनेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, और कम एनर्जी है हमारे अंदर, कम स्टैमिना है काम करने के लिए, लो एनर्जी है हमारी बॉडी में, हम ऐसा फील कर रहे हैं। मेंटल एग्जॉशन दिमाग का कैसे होता है, ये इरिटेबिलिटी की फॉर्म में आता है, मतलब हम इरिटेटिंग से ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो रहे हैं, या अपनी वजह से दूसरों को इरिटेट कर रहे हैं, दूसरों की छोटी छोटी बातों की वजह से हम इरिटेट हो रहे हैं, दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर या कुछ भी, या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। एनजाइटी, चिंता हो रही है बहुत ज़्यादा, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, हमें अकेले ही झेलना है, अकेले ही करना है, और एकदम हेल्पलेस टाइप फील हो रहा है कि भाई हम अपनी ही हेल्प नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या करेंगे। और होपलेसनेस, मतलब कोई उम्मीद भी नहीं बची, कोई आशा की किरण, कोई उम्मीद कुछ नहीं है कि आगे कुछ अच्छा होगा या ऐसे कुछ,
एकदम होपलेस टाइप हो गए हैं हम, ना भगवान पे विश्वास है। तो ऐसी स्टेट ये आ सकता है, 1 मार्क में पूछा भी जाता है ज़्यादातर, बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है बर्नआउट की। ऐसी स्टेट जहाँ पर फिज़िकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन हो जाए, इसे बर्नआउट बोलते हैं। ठीक है, इसे बर्नआउट बोलते हैं, मतलब स्टेट ऑफ फिज़िकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज़ नोन एज बर्नआउट। ठीक है, आगे बता रखा है कि ये भी एक एविडेंस है, मतलब ये भी एक सबूत है जो बताता है कि स्ट्रेस की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम में चेंजेस आते हैं और हमारे जो चांसेस होते हैं ना बीमार पड़ने के, वो बढ़ जाते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं? ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम में नेगेटिव चेंजेस ही आएंगे ना, स्ट्रेस की वजह से इम्यून सिस्टम वीक ही होगा, क्योंकि बॉडी और हेल्थ ख़राब होगी। हेल्थ की हम केयर करेंगे नहीं, खुद पर ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं, हमें बस उस प्रॉब्लम की पड़ी रहेगी जिसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो ये पूरा कनेक्शन है स्ट्रेस का हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी। और स्ट्रेस की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस भी हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर सॉरी, ये भी हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, साइकोमैटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग अल्सर्स, अस्थमा, एलर्जीज़ और हेडेक्स, मतलब खुजली वगैरह हो जाना, एलर्जीज, सिर में दर्द होना, अस्थमा मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होना, अल्सर्स हमारे मतलब बॉडी में कोई पेनफुल एरिया है और मे बी वो ब्लीड कर रहा है या उस एरिया की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो सोर मतलब बहुत ज़ख्मी सा एरिया हो गया है, लाइक दाने टाइप होते हैं ना, लाइक उस एरिया से कोई पॉइजनस सब्सटेंस निकल रहा है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और उस वजह से वो और ज़्यादा फैल रहा है, ऐसे करके अल्सर से एक प्रॉब्लम होती है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऐसे साइकोमेटिक बॉडी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, रिसर्चर्स ने ये एस्टिमेट करा है कि स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसके अंदर प्ले करता है, क्योंकि 50 से 70% तक फिज़िकल इलनेसेस स्ट्रेस की वजह से ही होती है, मैंने लिखा भी है सामने। ठीक है, और स्टडीज़ ने ये भी रिवील करा है, ये भी मतलब निकल कर आया बाहर कि 60% तक मेडिकल विजिट्स जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना दिखाने के लिए, वो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से ही होती हैं, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ते हैं, बाद में फिर वो दिखाने जाते हैं डॉक्टर के पास उसका सॉल्यूशन लेने, या जब उनकी हेल्थ पर असर पड़ जाता है बहुत ज़्यादा तो उसका उपाय निकलवाने के लिए। देन आ जाता है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, या जिसे हम गैस मॉडल भी बोलते हैं, ये हैंस सिले ने दिया था। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस स्टेज और एग्जॉशन स्टेज। मैं भी बता देती हूँ ये स्टार्टिंग में कैसे एक्सप्लेन करा हुआ है बुक में। अब इसमें पहले नॉर्मल ना पूछा गया है कि अगर स्ट्रेस हमारी बॉडी को बहुत लंबे टाइम तक झेलना पड़ जाए, तो अगर हमारी बॉडी का एक्सपोजर स्ट्रेस से हो जाए, वही प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक हमें स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, तो क्या होगा? बॉडी ख़राब होगी, दिमाग ख़राब होगा और हम बीमार पड़ेंगे और कुछ भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव ही होगा जो भी होगा। आगे हैंस सिले ने ये पढ़ा है इस इशू को एनिमल्स को वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस के एक्सपोजर में लाकर, यानी कि उन्होंने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करा है, एनिमल्स को स्टडी करा है कि अगर वो एनिमल्स को सब्जेक्ट करते हैं या एनिमल्स को कांटेक्ट में लाते हैं वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस के, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया जिसको उनकी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी अडेप्ट नहीं कर सकती, नहीं झेल सकती, ठीक है, या फिर एक्सरे हो गए और इंसुलिन के इंजेक्शन हो गए, ठीक है। लेबोरेटरी में उन्होंने देखा है ऐसे एनिमल्स को चेक करके लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक अगर उनके साथ ऐसे करते हैं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, बहुत सारी इंजरीज जिन्हें हुई होती हैं या इलनेसेस जिन्हें हुई होती हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी ऐसी हालत हो जाती है। सॉरी, मतलब उन्होंने 2 लोगों पर एक तरह से एक्सपेरिमेंट करा है। एक तो एनिमल्स को उन्होंने वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस के कांटेक्ट में लाके, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया जो उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो वैसे इन्वायरमेंट में शुरू से नहीं रहे, फिर चाहे वो ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, और एक्सरेज हो गए, एनिमल्स को इंसुलिन के इंजेक्शंस दे के, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक लेबोरेटरी में ऐसे उन पर एक्सपेरिमेंट करें ये देखने के लिए कि उनकी बॉडी इसके बाद कैसे रिस्पॉन्स करेगी और कैसे रिएक्ट करेगी। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा है उन पेशेंट्स पर भी जिनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हों, जिनकी बॉडी में बहुत सारी इंजरीज कॉज हुई हों, जिन्होंने बहुत मुश्किलें झेली हों, या जो बहुत टाइम तक इल रहे हों, बीमार रहे हों हॉस्पिटल्स में,
और हैंसले ने उस टाइम ये नोटिस करा कि एक सिमिलर पैटर्न होता है बॉडी का रिस्पॉन्स देने का इन सब में ही, फिर चाहे वो एनिमल हो चाहे किसी हॉस्पिटल का कोई पेशेंट हो, मतलब या तो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, कि बॉडी सेम तरीके से रिस्पॉन्स करती है। और उन्होंने उस जो सिमिलर पैटर्न होता है ना बॉडी का रिस्पॉन्स करने का, उसको नाम दिया जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम। उनके हिसाब से जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम में वही 3 स्टेजेस आते हैं, अलार्म, रिएक्शन, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन। नीचे इसका डायग्राम भी दे रखा है, एक बार देख लेना, आ सकता है बनाने के लिए। और अलार्म रिएक्शन स्टेज क्या होती है, इसका मतलब ये कि जब भी कोई स्टिमुलस आ रहा है हमारे पास या कोई स्ट्रेसर आ रहा है तो हमारा एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से हॉर्मोन्स रिलीज़ होंगे, हॉर्मोन्स रिलीज़ होंगे तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स करेगी हमारी बॉडी, स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्स करेगी, बॉडी से स्ट्रेस रिस्पॉन्स निकलेगा और इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा या तो उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए या वहाँ से भागने के लिए, मतलब फ्लाइट या फाइट वाली सिचुएशन आ जाएगी। देन आती है रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज में ये अगर स्ट्रेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड होता जाएगा स्ट्रेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो रेजिस्टेंस स्टेज शुरू हो जाती है। और इसमें हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा अच्छे से और सोच समझ के यूज़ करता है हमारी बॉडी के रिसोर्सेज को, क्योंकि अब स्ट्रेस कम टाइम के लिए नहीं लंबे टाइम तक चलेगा। हमारी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज चाहिए उस स्ट्रेस को झेलने के लिए एज़ कम्पेयर टू तब जब स्ट्रेस शुरू में आया था, क्योंकि उस टाइम स्ट्रेस आया था, हमें नहीं पता था कितने टाइम तक चलेगा, लेकिन अब स्ट्रेस लंबे टाइम तक चल रहा है तो हमारी बॉडी को और ज़्यादा सोच समझ के और अच्छे से यूज़ करना है अपने रिसोर्सेज का, कि हम डील कर सकें, डेल्ट कर सकें उस स्ट्रेस के साथ और अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। ठीक है, तो बॉडी और ज़्यादा अच्छे से सोच समझ के अपने रिसोर्सेज का यूज़ करेगी, इम्यून सिस्टम भी थोड़ा उस हिसाब से काम करेगा और ऑर्गेनिज्म एफर्ट करेगा, वो कोशिशें करेगा कि वो उस थ्रेट के साथ कोप अप कर सके, उससे बाहर निकल सके, उसको कन्फ्रंट करके, उससे फाइट करके, उससे फेस करके, उसे लड़के वो उससे बाहर निकल सके। देन आ जाती है एग्जॉशन स्टेज। जब बहुत टाइम तक लगातार कॉन्टिन्यूड एक्सपोजर होता है सेम स्ट्रेसर के प्रति या सेम स्ट्रेसर्स के साथ या बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेसर्स के साथ भी, मतलब एक स्ट्रेस है उसके बाद और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस आ रहे हैं या स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, बाहर से ऐसे स्टिमुलस आते जा रहे हैं, हमारी बॉडी उसको फेस करती जा रही है, मतलब कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर हो रहा है स्ट्रेस को लेकर हमारी बॉडी का या स्ट्रेसर्स को लेकर जिनकी वजह से स्ट्रेस हमारे पास आता है, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस होते हैं ना स्ट्रेसर्स। तो हमारी बॉडी के रिसोर्सेज ख़त्म होने लग जाएंगे, बॉडी ड्रेन हो जाएगी, रिसोर्सेज से ड्रेन आउट होने लगेंगे, बॉडी के रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म होने लगेंगे। ठीक है, और फिर हमारी थर्ड स्टेज आ जाएगी यही वाली एग्जॉशन। और जो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम, बॉडी के सिस्टम लगे हुए थे ना अलार्म रिएक्शन में और रेजिस्टेंस स्टेज में, वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे, ढंग से काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, और जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होगी ना, मतलब कि हमारी बॉडी फिर उस स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट होना शुरू होगी, हमारी बॉडी का उस पर असर पड़ेगा, इन्फ्लुएंस होगा और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा झेल रही है और हम और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, मतलब एट रिस्क पे आ जाएंगे, हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डिसीज़ को डेवलप करने में, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया और हार्ट रेट बढ़ जाएगी हमारी, ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। आगे पता लगा कि जो सेले का मॉडल है ना ये सक्सेसफुल नहीं था, इसे क्रिटिसाइज़ करा गया, इसमें कमियां निकाली गई क्योंकि इसने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं स्ट्रेस के उनको बहुत कम इम्पोर्टेंस दी, यहाँ पर उनका बहुत कम रोल दिखाया, यहाँ पर सिर्फ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में बताया कि बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट करेगी। इनके मॉडल में ये नहीं बताएगा कि दिमाग, ये नहीं बताया गया कि दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा, यानी कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कॉग्निटिव वाले होते हैं ना या सोशल बोल लो, इन सब फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया गया, इनका इन्फ्लुएंस नहीं बताया गया कि इन पे क्या असर पड़ेगा स्ट्रेस की वजह से, या ये कैसे एक्ट करेगा इंसान, उसका दिमाग क्या सोचेगा, वो क्या करेगा और कैसे कैसे एक्शंस लेगा या उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे। इन्होंने खाली हमें फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के बारे में बताया, जो कि बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट करेगी और बॉडी पे क्या क्या असर पड़ेगा स्ट्रेस की वजह से, इसलिए इनके मॉडल को क्रिटिसाइज़ करा गया बिकॉज ही हैज़ असाइंड वेरी लिमिटेड रोल टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन स्ट्रेस।
रिसर्चर्स ने ये रिपोर्ट करा कि साइकोलॉजिकल अप्रेजल जो होता है इवेंट्स का, वो बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रेस को समझने के लिए, पहचानने के लिए और डिटर्मिन या इंडिकेट करने के लिए। तो इन पर भी इम्पोर्टेंस, इन पर भी ध्यान देना होता है, बट इन्होंने नहीं दिया अपने मॉडल में। आगे बता रखा है कि कैसे लोग स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। वो उनके परसेप्शन से भी इन्फ्लुएंस होता है, मतलब उनका नज़रिया कैसा है स्ट्रेस को लेकर, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, स्ट्रेस को झेलने वाली या एकदम फ्लाइट कर जाने वाली, 9-2-11 होने वाली, स्ट्रेस को देखकर डरने वाली। मतलब वो स्ट्रेस को परसीव कैसे कर रहे हैं, एज थ्रेट, चैलेंज या हार्म। और उनके बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे हैं, उनका इम्यून सिस्टम कैसा है, उनकी बॉडी लड़ने लायक है उस स्ट्रेस से या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, यही क्लास 12 चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।